चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग परागन को पढ़े हैं। परागन किसे कहते हैं? फूल का स्टामेन मेल पार्ट्स अगर स्टिग्मा के पास परिपक्व होने के बाद पहुंचता है और निषेचन की क्रिया पूरी होती है तो उसे परागन कहते हैं। तो परागन दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। अगर किसी एक फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा को निषेचित करें तो उसे स्वपरागन कहते हैं, और स्वतः निषेचन करें तो स्वपरागन कहते हैं। अगर एक फूल का परागकण किसी माध्यम की सहायता से दूसरे पेड़ के या दूसरे फूल को निषेचित करता है तो उसे परपरागन कहते हैं। तो स्वपरागन परपरागन तो हो गए। अब परपरागन में भी दो हिस्से हैं, एक सजात पुष्पी परागन और एक है परनिषेचन। मतलब अपने ही पौधे के फूल को अगर निषेचित करता है, जब एक ही पौधे के फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल को निषेचित करे तो सजात पुष्पी परागन होता है। अगर उस पौधे का फूल का परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल को निषेचित करता है तो परनिषेचन कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, परपरागन क्या होता है? जब किसी फूल का परागकण दूसरे फूल के स्टिग्मा को निषेचित करता है तो परपरागन होता है। तो अगर उसी पौधे के दूसरे फूल को निषेचित करे तो सजात पुष्पी परागन, अगर दूसरे पौधे पर स्थित फूल को निषेचित करे तो उसे परपरागन कहते हैं, परनिषेचन कहते हैं। तो निषेचन की बात तो हो गई। अब निषेचन में स्वपरागन में फायदा भी है, नुकसान भी है। अब परागन को लेके हम लोग की बात करें तो जितने कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट हैं, जैसे घिया है, कद्दू है, लौका है, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक फूल कंप्लीट फ्लावर नहीं होता। एक फूल मेल हो गया, दूसरा फूल फीमेल हो गया, तो फिर अगला फूल मेल होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि एक फूल डैमेज हो गया, कीट के द्वारा अटैक से डैमेज हो गया, तो ऐसे स्थिति में दो फूल लगातार फीमेल मिल जाते हैं। हो सकता है कि अगला मेल फ्लावर मिले और अगला फीमेल डेड कर जाए, तो हो सकता है कि लगातार दो फूल मेल मिल जाए। एक एक फूल यहाँ के डेड कर गए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, एक ही फूल का मेल पार्ट्स दूसरे फूल के फीमेल पार्ट्स को निषेचित करता है, तो इसी का मेल दोनों फीमेल को निषेचित कर देगा हवा के द्वारा, चींटी के द्वारा, तो ये परपरागन होगा। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे देहाती क्षेत्रों में घिया है, घिवरा जिसको बोलते हैं घिया को, तो उसमें अक्सर लोग कहता है कि अब तो इसके फूल का सब्जी खाते हैं, फूल बेहतर होगा, फूल तोड़ लेते हैं। फूल तोड़िए, आप कौन सा फूल तोड़ें, ये भी तो सोचना है। अब मान लीजिए कि इधर और भी फूल हैं, पीछे भी फूल हैं, और यहाँ तक ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ तक अगर छोटा सा फल पकड़ चुका है, आगे एक भी फल नहीं पकड़ा, चाहे मेल हो या वो फ्लावर फीमेल हो, आगे फ्लावर ही है, फल नहीं पकड़ा है, यहाँ फल पकड़ा है, इसके आगे कोई भी फल नहीं है, तो इसके पीछे के फूल को तोड़िए, आगे के फूल को मत तोड़िए, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर को पहचानना मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में अगर सारा फूल आप तोड़ लेंगे, एक छोटा सा फल बना है, इसका मतलब आगे फल बनने का संभावना है। अगर यहाँ बड़ा फल होता, इसके आगे फल नहीं होता, तो भी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन इसके पीछे के फूल में फल नहीं बने हैं, इसका मतलब अब इनसे फल नहीं बनेगा, तो ऐसे ऐसे फूलों को तोड़ना चाहिए जिनसे अब फल बनेगा ही नहीं। आगे के फूलों को तोड़ लेंगे तो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर तोड़ लेंगे, तो ऐसे स्थिति में फल बनने का चांसेस खत्म हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। दूसरा बात कि अगर स्वपरागन करता है तो मेल प्लांट्स का, मेल फ्लावर का या फ्लावर के मेल हिस्से का उसी फ्लावर के फीमेल हिस्से को निषेचन करता रहेगा बार बार, तो उस पौधे का जो भी गुण होगा वो तो जाएगा, लेकिन दोष भी तो जाएगा। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी के बाद वह फल और फल का वैरायटी कमज़ोर होता जाएगा, उत्पादन क्षमता गिर जाएगा। ये दोष है स्वपरागन का। फायदा ये है कि आसानी से हो जाता है, लेकिन नुकसान तो है। दूसरा बात, परपरागन की बात करें तो परपरागन कई तरीके से होता है। अब उसमें क्या है कि कभी कभी परपरागन के दौरान हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है या कीट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है।
कीट के द्वारा पॉलन ग्रेन यहाँ से वहाँ जा रहे हैं या हवा के द्वारा जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे पॉलन ग्रेन बर्बाद हो जाते हैं। और पर परागण से लाभ भी होता है। कौन सा लाभ? एक ये कि अगर पर परागण होता है तो दूसरे तीसरे पौधे का गुण अगले प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप देखें, अगर मकई के पौधे की बात करें तो मकई के पौधे में ये बाल हो गया, यहाँ धनहरा होता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स लटके होते हैं, ये हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, मेल पार्ट्स ऊपर है, और इसमें ऐसे मोचा होता है, ये होता है फीमेल पार्ट्स, ये होता है मेल पार्ट्स। तो ये हवा से हिलता डुलता रहता है और निषेचन की क्रिया कर देता है, स्वनिषेचन स्वपरागण हो जाता है। लेकिन अगर हम धनहरा को निकलते ही इसको यहाँ से काट दें, गैया को खिला दें, तब तो ये निषेचन नहीं करेगा, तो दूसरे प्लांट के मेल पार्ट से निषेचन कर लेता है। तो अगर इसी का निषेचन होगा तो अगले जनरेशन में इसके बीज में वो सारे गुण और दोष दोनों आ जाएंगे और लगातार बीज की और फल की क्वालिटी कमजोर होती जाएगी। दूसरा बात कि अगर स्वपरागण करता है तो इसी पौधे का करेगा या दूसरे पौधे का करेगा? दूसरे पौधे पर करेगा तो सजात पुष्पी परागण होगा, इसी प्लांट का दूसरा बाली हो तो। लेकिन अगर इस धनहरे को काट दिया जाए और दूसरे धनहरे से अगर इसका निषेचन हो जाए गिर के, तो इस पौधे का गुण भी इसमें आ जाएगा और इसका गुण भी इसमें रहेगा। तो गुणों में सुधार भी हो सकता है, गुणों में ह्रास भी हो सकता है। तो ह्रास को छोड़ देंगे और जो लाभदायक होगा उस गुण को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे आपको सिंपली बताते हैं, इससे नए वैरायटी के फसल भी तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पौधा छोटा है, बाल भी छोटा है, एक पौधा बड़ा है, बाल भी बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में हम अगर ऐसा सोचते हो कि पौधा छोटा और बाल बड़ा हो जाए तो हम एक काम करेंगे, दोनों के धनहरे हैं, दोनों के मेल पार्ट्स हैं, इसके मेल पार्ट्स को निकलते ही काट देंगे। अब क्या होगा? इसका निषेचन इसी से होगा, इसका निषेचन इसी से होगा। इसका तो धनहरा काट दिया मैंने, तो इस पौधे का गुण भी इसमें आएगा। लेकिन मेंडल्स लॉ जो आगे पढ़ाएंगे हम आपको, मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था मेंडल के द्वारा, तो जैसे ही इस पर पहुंचेगा और निषेचन की क्रिया हो गई तो इस पौधे का गुण भी इसमें आएगा। लेकिन जब 4, 5, 10, 20, 50 बीज बोएंगे तो कुछ पौधे तो इसी तरीके के आएंगे, कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जिनके पौधे छोटे और बाल लंबे होंगे, जिनमें इनका गुण हावी होगा, डोमिनेंट होगा। तो वैसे वैसे बीजों को चुन लेंगे, उसको अलग प्लांट करेंगे और उन बीजों को इकट्ठा करेंगे और बेचेंगे, तो वो हाइब्रिड फसल के नाम से जाने जाएंगे, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस पर दूसरे जाति का परागकण आ जाए, फिर इसी का आ जाए कहीं से, तब तो बात वही रह जाएगा। तो ये है पर परागण से लाभ क्या है? दूसरे से परागण होने पर यह लाभ है कि दोनों का गुण एक पौधे में आ गया। लेकिन ये होना थोड़ा मुश्किल होता है, हो ही जाए ये संभावना नहीं है। ऐसा भी है कि अगर आप एक बाली को, ये बाली है, आप इसके धनहरा निकलने से पहले इसको काट दें, हटा दीजिए और इसको बैगिंग कर दीजिए। इसको बैगिंग कहते हैं। बैगिंग मतलब पूरे तरीके से प्लास्टिक से या किसी चीज़ से ढक देना कि गलती से भी किसी का परागकण इस पर न जाए। तो ऐसे स्थिति में इसमें बाल पकड़ेगा, दाने होंगे, उन दाने को खा सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे दाने को बोएंगे तो उससे फसल नहीं होगा, बाल नहीं होगा। बाल हुआ तो उसमें दाने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस फूल का, इस फीमेल पार्ट्स का निषेचन नहीं हुआ। तो अनिषेचित बीज से प्लांट की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर प्लांट हुआ तो बीज नहीं होगा, बीज होगा तो बीजों की संख्या कम होगी, फिर वो प्लांट नहीं देगा। तो पर निषेचन थोड़ा दुष्कर है, आसानी से नहीं होता, लेकिन हो जाने पर क्या होता है कि दोनों पौधे के गुण एक में आ जाते हैं, तो इससे फायदा होता है। नुकसानदायक एक्टिविटी को छोड़ देंगे, फायदेमंद को पकड़ लेंगे। तो पर परागण लाभदायक और हानिकारक दोनों है, होता देर से है। लेकिन अब पर परागण की बात करेंगे तो वो हवा के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो जितने पौधे में हवा के द्वारा परागण होता हो, विंड पॉलिनेशन होता हो, एयर पॉलिनेशन होता हो,
वैसे वैसे फूल में रंग का अभाव होता है, सुगंध का अभाव होता है, चूंकि उन्हें रंग और सुगंध से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर जिस प्लांट में कीट के द्वारा परागण होता हो, कीट के द्वारा, तो वैसे वैसे फूल चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं, अच्छे एसेंट वाले होते हैं, उनमें बेहतर सुगंध होता है। वो फूलों में सुगंध आपके लिए नहीं है, उन कीटों के लिए है जो वो कीट को आकर्षित करें और निषेचन को पूरा कराने में मदद करें। क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी प्रकृति होती है कि उनमें मेल प्लांट्स अलग, फीमेल प्लांट्स अलग है, तो ऐसे स्थिति में निषेचन की क्रिया दुष्कर होगी। तो वैसे फूलों में विशेष प्रकार का रंग और सुगंध होता है, जिसे देखते ही तितलियाँ और भौरे और अन्य तरह के कीट वहाँ पे जमा हो जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल में जाने के दौरान पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करते हैं और निषेचन की क्रिया को पूरी करा देते हैं। लेकिन जल पॉलिनेशन की बात करें, वाटर पॉलिनेशन की बात करें, हाइड्रोफिली की बात करें, हाइड्रोफिली करते हैं जल परागण को, तो ये जलीय पौधे में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये जल का सतह है, अब इसमें फीमेल प्लांट्स नीचे ही हैं और फीमेल फ्लावर भी नीचे है, मेल फ्लावर ऊपर बढ़ गया, ये मेल फ्लावर है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन पकेगा ये नीचे गिरेगा, पानी की सतह पर तैरता रहेगा और फीमेल फ्लावर मैच्योर होकर जैसे ही ऊपर जाएगा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा और निषेचन की क्रिया हो जाएगी। अब कहिएगा कि पॉलन ग्रेन का निषेचन यहाँ हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जाति के परागकण की जीवन अवधि होती है 30 मिनट, 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, उतने देर तक ही जीवित रहता है। अब धान गेहूं की बात करें तो 30 मिनट तक परागकण 30 मिनट से 3 घंटे तक जीवित रहता है। सूरजमुखी कुल का 3 घंटे तक जीवित रहता है। 3 घंटे के अंदर अगर परागकण किसी स्टिग्मा के पास पहुंचा तो निषेचन की क्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालांकि कुछ जंगली पौधे हैं जो नष्ट होने के कगार पर हैं, वैसे पौधे को बचाने के लिए पॉलन बैंक बनाया गया है, जिसमें पॉलन ग्रेन को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है, तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है और उससे वांछित पौधे का निषेचन करा के फिर से उस तरह के पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं बेहतर क्वालिटी के। तो यह है जल परागण। कीट परागण का अनुकूलन बता चुके हम। अब देखिए, निषेचन की क्रिया होती तो है, लेकिन अवांछित पौधे के अवांछित परागकण से अवांछित फूल के स्टिग्मा को होता है। जैसे हवा द्वारा निषेचन की क्रिया हो तो ये सुनिश्चित नहीं करता कि उसी जाति का परागकण उसके पास पहुंचे। इसके लिए पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि परागकण का बाहरी आवरण स्पोरोपोलिन प्रोटीन से बना होता है। जैसे ही वो स्टिग्मा के पास पहुंचता है, स्टिग्मा पहचान लेती है कि मेरे जाति का परागकण है या नहीं और उसे स्वीकार करती है। अगर अपने जाति का नहीं होता तो उसे अस्वीकार करती है, जिसे पराग स्त्री के संकर्षण करते हैं। लेकिन अगर बगीचे में फूल हैं, फल हैं, आम के पौधे हैं, तो उनमें निषेचन तो स्वतः हो जाता है, या कीड़े के द्वारा, कीट के द्वारा हो जाता है, हवा के द्वारा हो जाता है, जल के द्वारा हो जाता है। तो वो निषेचन ये सुनिश्चित नहीं करता कि जिस पौधे का, जिस गुणवत्ता का आप निषेचन चाहते थे वैसा हो। तो ऐसे स्थिति में स्वनिषेचन कराया जाता है मनोवांछित तरीके से। कैसे किया जाता है कि मान लेते हैं कि एक फूल है, एक पौधे पर एक फूल है जो मेल फ्लावर है, इस पर फीमेल फ्लावर भी होंगे, और दूसरे पौधे हैं, अब ये कमज़ोर हैं, तो इनके जो फूल हैं, अगर ये फीमेल फ्लावर है या इसमें मेल फीमेल दोनों है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों है, मैं जानता हूँ कि इस पौधे की गुणवत्ता कम है और इस पौधे की गुणवत्ता अधिक है। जैसे मैं बात करूँ मकई के पौधे की बात कर लेता हूँ, अमरूद के पौधे का बात कर लेता हूँ कि एक अमरूद का पौधा है जो बड़ा बड़ा फूलता हो, एक छोटा छोटा फूलता हो। अब ये अमरूद का पौधा मुझे भी चाहिए या मुझे ऐसा ही पौधा तैयार करना है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि इसके फूल को, फीमेल पार्ट्स को बैगिंग कर देते हैं, बांध दिए। इसके मेल पार्ट्स को, इस फ्लावर के मेल पार्ट्स को इस पर नहीं आने देंगे, उसको काट के हटा देंगे, या इस पौधे के दूसरे मेल पार्ट्स को भी यहाँ पे नहीं आने देंगे। और जिस पौधे के पॉलन ग्रेन मेरे इच्छा अनुसार, मेरे अनुसार सही हैं, उचित हैं, उसी पॉलन ग्रेन को मैच्योर होने पे चिमटे से काट के हटा के यहाँ पे रख देते हैं और निषेचन करा देते हैं। तो वांछित निषेचन हो गया। अब क्या होगा, अगले जनरेशन में इसके बीज को बोएंगे तो दोनों फूल का, दोनों पौधे का गुण एक बीज में
आ जाएगा। इससे भी उन्नत क्वालिटी के बीज प्राप्त किए जाते हैं। फल का निर्माण होता है, तो फल के निर्माण बीज के बनने और फल के निर्माण के बाद फल के कई हिस्से होते हैं, मेसोकार्प, इंडोकार्प, एपिकार्प। एपिकार्प को छिलका कहा जाता है। मेसोकार्प गुद्देदार भाग होता है। जैसे आम का फल बना दे, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद तो फल बनेगा ही, तो फल बनेगा तो आम के छिलके को कहते हैं एपिकार्प, गुद्दे को कहते हैं मेसोकार्प और गुठली को कहते हैं इंडोकार्प। हालांकि आप जान लें कि बीज ही मानव के मुख्य आहार हैं। चूँकि धान हो, गेहूँ हो, जिसको चावल बोलते हैं, या धनिया हो, मिर्चा हो, जो भी हम लोग खाते हैं, तेल जिस पौधे से तेल निकालते हैं, जिस बीज से तेल निकालते हैं, उस बीज को अगर हम सेवन न करें तो उससे पौधे होंगे। तो बीज पर ही हम लोग का पूरा आहार निहित है। तो मैक्सिमम एनर्जी बीज में ही निहित होता है। बीज का सेवन करने से एनर्जी बनता है, क्योंकि पौधा अपना सारा एनर्जी बीज में निहित रखता है, क्योंकि जानता है कि ये मेरा अगला जनरेशन है, ये मेरे जैसा पौधा बनाएगा। और मानव इस चीज़ को जानता है, इसलिए बीज को आहार के रूप में ग्रहण करता है। अब लेकिन आदमी लालची होता है। अब जैसे देखिए, बंदर आते हैं, आम को तोड़ते हैं, आम को फोड़ देते हैं, गुठली खा जाते हैं और बाकी गुद्दा फेंक देते हैं। वो हमसे तेज है, हम जानते हैं, वो जानते हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन मानव लालची प्राणी है। आम के मीठे हिस्से को खाता है, इसको फेंक देता है। और वही आदमी कटहल खाता है, उसके बीज को भून के खा जाता है। तो भाई, ये जो गुठली की बात करें तो आम खाइए, स्वच्छता से इसे साफ कीजिए, इसे सुखाइए, सूख जाने के बाद इसे फोड़िए और इसे अगर खाते हैं, गुठली को, भीतर वाले हिस्से को, डाइकोटिलेडन्स, दो दल जो होंगे उनको, तो वो एक आम खाने से ज़्यादा एनर्जी देगा। क्लियर? अब होता है बीज का प्रकीर्णन, पौधे के जनरेशन को बढ़ाने के लिए। बीज का क्या महत्व है? तो बीज का आर्थिक महत्व यही है कि भाई मसाला के रूप में, तेल के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक पौधा का बीज एक जगह है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह उड़े, इसके लिए ये फल का जो स्वाद है, जिस फल की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस फल को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें पौष्टिक तत्व है। यह फल बनाने के पीछे भी पौधे का एक कारण होता है। पौधा फल नहीं बनाना चाहता है, पौधा बीज बनाता है। पौधे को बीज से मतलब है, लेकिन ये फल क्यों बना? टेस्टी होगा, बहुत तरह के जीव जंतु खाएंगे और खाने के चक्कर में ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, तो इस पौधे के जनजाति को दूसरे मिट्टी में, दूसरे वातावरण में उगने का मौका मिलेगा। तब पंछियों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बीज ले जाया जाता है, तो प्रकीर्णन होता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अच्छे किस्म का फल मिलता है, बीज मिलता है, तो कोशिश करते हैं कि ले आके लगा दें, तो वो अपने फायदे की बात करें। तो पौधे भी अपने फायदे के लिए फल में विशेष तरह का आकर्षक रंग और विशेष स्वाद बनाते हैं, ताकि इसी के लालच में लोग इस बीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं और वहाँ पर उन्हें उगने का मौका मिले और अच्छे तरीके से डेवलप करें। मिट्टी परिवर्तन पर भी फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। जैसे हर मिट्टी में हर तरह के फसल नहीं उगा करते, उसी तरीके से अब बीज का प्रकीर्णन होता है। अब सबसे अच्छा योगदान तो गिलहरी का होता है पूरे पर्यावरण में। चूँकि गिलहरी भुलक्कड़ प्राणी होती है, अक्सर बीज फल को खाती है और बीज को मिट्टी में छुपा के रख देती है कि प्रतिकूल मौसम आएगा तो निकाल के खाएंगे, लेकिन वो खुद भूल जाती है कि बीज रखे कहाँ हैं और वो पौधे उग जाते हैं। अक्सर घर के आसपास या जंगलों में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पौधा कहाँ से उग गया, किसने बोया। तो इस तरह के काम गिलहरी, खरगोश इत्यादि करते हैं, जो बीज को छुपा देते हैं, बाद में खाएंगे और खुद भूल जाते हैं, उससे पौधे हो जाते हैं। तो प्रकृति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर? ठीक है, आगे फिर कब